अगला है आपका, अगला है इसमें देखिए मरुस्थल के प्रकार। यहाँ से हम आगे की तरफ बात कर रहे हैं। हाँ, मरुस्थल के 3 प्रकार होते हैं। मैंने कल बताया भी था मरुस्थल के प्रकार। तो मरुस्थल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। माइक में लगा को मैंने समस्या इसी में है। मरुस्थल चल रहा तो ऊपर मरुस्थल नहीं दिख रहा आपको? मरुस्थल के प्रकारों की बात कर रहे हैं हम। तो मरुस्थल 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं हमादा। क्या बोलते हैं? गुड़िया आवाज बंद कर दो बिल्कुल। नंबर 2 पर होता है रैग और नंबर 3 पर होता है, नंबर 3 पर या फिर इसको बोलते हैं अर्ग। मोस्टली मेरी बात में ध्यान रखेंगे कि जब मैं लिखाऊं तो आप केवल समझेंगे, ठीक है। हमादा किसे कहते हैं? यह एक पथरीला मरुस्थल होता है। कैसा मरुस्थल होता है? पथरीला मरुस्थल होता है। यह एक पथरीला मरुस्थल होता है जिसका विस्तार राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में है। मुख्यतः ये यही देखने को मिलता है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। देखिए बनेगा कैसे। यहाँ आपका जैसलमेर है और जैसलमेर में मैंने एक रन लिखाया था जो बहुत पॉपुलर रन है, पोखरण। यहाँ आपका जोधपुर पड़ता है और जोधपुर में भी एक बड़ी पॉपुलर जगह है जो अब जिला बन गई है। ठीक है ना। और यहाँ है आपका बाड़मेर जहाँ पर जाकर लूनी नदी खारी हो जाती है। कहाँ? बालोतरा। बाड़मेर के बालोतरा तक लूनी नदी मीठी होती है और उसके बाद कैसी हो जाती है? क्यों? खारी जमीन में जाए? खारे तो कौन तो मिल जाए? मरुस्थल काई को अवशेष है। क्यों? स्थानीय मृदा खारी है। बाड़मेर में मरुस्थल है का? और स्थानीय मृदा कैसी होगी? और जब खारे मिट्टी में मीठा पानी मिलेगा तो वहाँ में खार मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो पानी कैसा हो जाएगा? या हमारा वहाँ जा कर के नदी कैसी हो जाती है? समझ में आ गई बात। यहाँ से अगर मैं कहूँ इन तीनों आकृतियों को मैं जोड़ दूँ तो यही क्षेत्र क्या कहलाएगा? हमादा कहलाएगा। ठीक है, हमादा समझ में आया। यह एक पथरीला मरुस्थल होता है। मेरे साथ बोलेंगे, यह एक पथरीला मरुस्थल होता है जिसका विस्तार राजस्थान के और जैसलमेर में कौन सी जगह है? पोखरण। और जोधपुर में और बाड़मेर में, इन तीनों स्थानों को जो जगह जोड़े रखती है वो है। आगे की हम बात करेंगे रैग। कौन सा है? रैग। यह एक ऐसा मरुस्थल होता है जिसमें
पथरीला और रेतीला दोनों का मिश्रण होता है। यह पथरीला प्लस रेतीला मरुस्थल होता है, जो हमादा के इर्द गिर्द बनता है। जरूरी नहीं है यही हमादा के इर्द गिर्द ही बनेगा, मोस्टली मतलब जिसमें पत्थर और रेत दोनों मिक्स होंगे वो क्या कहलाएगा, रेग कहलाएगा। लेकिन ज्यादातर कहाँ बनेगा, पथरीला यहाँ होगा, रेतीला यहाँ होगा, बीच में क्या हो गया, पथरीला और रेतीला। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो मुख्यतः हमादा के इर्द गिर्द बनता है, देखो हमादा, और हमादा के पास में ये रेत आ जाएगी क्योंकि ये पथरीला है, ये रेत आ गई तो इसको बोलेंगे हम रेत। ये इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, मतलब चारों साइड ही होगी रेत। तो इसके बारे में आप जान ही गए होंगे, इसमें पत्थर है, यहाँ में पत्थर और रेत है, तो यहाँ में क्या होएगा, यह एक रेतीला मरुस्थल होता है। बताओ याद हुआ कि नहीं? यहीं पे रेतीला मरुस्थल होता है, ठीक है ना। और ये बनेगा कैसे, ये सब हमादा है, ये इसके आसपास क्या हो गया, रेग हो गया, और इससे दूरी पर क्या बन जाएगा, यहां पूरे में रेत ही रेत है तो ये क्या बन जाएगा, इसको इर्ग भी कहेंगे या फिर अर्ग कह देंगे। इस प्रकार से आपके 3 प्रकार होते हैं, किसके, मरुस्थल के। बात समझ में आई? अगर समझ में आ गई हो तो अब इसको उतारना प्रारंभ करें। बिल्कुल पाई जाती है सौर ऊर्जा, हमारा शक्ति धाम ही तो है ये। पोखरण को हम शक्ति धाम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर क्या हुआ था, परमाणु परीक्षण हुआ था। कब, मई 1974 में हुआ था, इंदिरा गांधी के शासन काल में, और दूसरा हुआ था मई 1998 में। और जब कौन थे, राजीव गांधी थे क्या, अटल बिहारी वाजपेयी। हमादा, रेग और इर्ग और अर्ग, यानी कि देखो हमादा पथरीला, पथरीला के संपर्क में रेत आ गई तो रेतीला, और पथरीला क्या हो गया, रेग, और इससे दूरी पर इधर रेत ही रेत है, यहाँ रेत यहाँ पत्थर, बीच में बन गो पत्थर और रेत। अरे गैप नहीं है, ये मट्टी मट्टी है।
इर्ग और अर्ग। परमाणु परीक्षण पहले वाला या दूसरे वाला? हाँ, वो तो उसी ने करवाया था। दूसरे वाला मिसाइल मैन कौन है? APJ अब्दुल कलाम। उनका कोई योगदान था क्या परमाणु परीक्षण में? ऐसा ना पता, सब योगदान ही इनको। परमाणु परीक्षण को लेकर के बहुत ही शानदार एक प्रचलित कहानी चलती है। हमादा यह एक पथरीला मरुस्थल होता है जिसका विस्तार राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में है। यह इसकी जो आकृति होती है वो त्रिभुजाकार होती है। जोधपुर का फलौदी, बाड़मेर का बालोतरा और जैसलमेर के पोखरण में जो त्रिकोण आकृति बनेगी वही हमादा है। पथरीला और रेतीला मरुस्थल जो होता है उसको बोलते हैं रेग, और उसके बाद में केवल रेतीला जो मरुस्थल होता है उसको बोलते हैं इर्ग या अर्ग। अच्छा, मरुस्थल में एक समस्या और आती है। मैंने ये चीजें लिखा दी क्या आपको कि मरुस्थल बनने के कारण क्या है? लिखा दिए। दो कारण होते हैं, एक मानवीय एक प्राकृतिक। मानवीय कारणों में क्या हो सकते हैं? कल कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट। अपशिष्ट में जल भी हो सकता है, रासायनिक जल भी हो सकता है जिसमें केमिकल मिले होते हैं, अपशिष्ट केमिकल। और उसके अलावा क्या हो सकते हैं? धुआं भी हो सकता है जो पेड़ों को नष्ट करेगा तो मरुस्थल अपने आप हो जाएगा। ठीक है। और प्राकृतिक में अकाल पड़ना, सूखा पड़ना, खंड वर्षा, अम्लीय वर्षा, वर्षा की अनियमितता, अनिश्चितता, ये सभी क्या होंगे? इसके प्राकृतिक कारण। अच्छा, इसमें एक मोस्ट समस्या और चलती है मरुस्थल में जिसको बोलते हैं सेम समस्या। सेम समस्या, सेम। छोड़ा मैंने कुछ भी नहीं है, सब कुछ लिखा दिया है। मरुस्थल में तो कोई चीज ऐसी रहेगी ही नहीं। हाँ, ये लिख रहे ना, लिखे तो हैं। हाँ, एक लिखिए इसमें सेम समस्या। क्या है जी? सेम समस्या। सेम समस्या क्या होती है? सेम समस्या देखिए, लिखना बंद करेंगे, समझना प्रारंभ करेंगे। ये जिप्सम के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण? जिप्सम सुना है ना आपने? हाँ, ये जिप्सम के कारण उत्पन्न होती है। अच्छा, जिप्सम के कारण कैसे उत्पन्न हो सकती है? ठीक है, तो इसमें होता क्या है जी? ये जिप्सम के कारण उत्पन्न होती है। ये जान जल जान गिरा ना दे हमें कहीं। ये जिप्सम के कारण उत्पन्न होती है। और इसमें होता क्या है? इसमें यानी जिप्सम के कारण इसमें क्या होगा? नहरों का, या बरसात में ही होता है वो तो, नहरों का, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई के केवल क्या साधन होते हैं? या तो नहर। अच्छा, नहर और नदी में क्या अंतर होता है? हाँ, नदी जो होती है, नदियाँ अपने रास्ते खुद बनाती हैं और नहरों के रास्ते मनुष्य द्वारा तय किए जाते हैं। ठीक है ना?
तो यहाँ पर आपको पता है ना, गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इससे मरुस्थल में सिंचाई होती है। तो इसमें नहरों के जल को कौन, जिप्सम, इसमें नहरों के जल को नीचे जाने से क्या करेगा, ये रोकता है। और नहर के जल को नीचे जाने से रोकने की प्रक्रिया ही क्या कहती है, जल उत्प्लावन। जल, जैसे हम जल उत्प्लावन की पढ़ा था ना, जैसे हम जल उत्प्लावन की समस्या कहते हैं, जैसे हम जल उत्प्लावन की समस्या कहते हैं, और यही समस्या संयुक्त रूप से क्या कहलाती है, सेम समस्या। जल नीचे जाने से रोका जाएगा, नीचे जाने से रोका जाएगा तो जल की स्टोर नहीं हो पाएगा, और स्टोर नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, फिर सेम समस्या उत्पन्न होगी। एक परत बन जाएगी, काहे की, खार की, पानी की, खारे पानी की, खार की परत बन जाएगी, और उस वजह से क्या होगा, यहाँ अनुपजाऊपन उत्पन्न होगा, जिस कारण से इसे हम सेम समस्या कहेंगे। अच्छा, इसका जो है ये होती कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में मोस्टली। हनुमानगढ़ में भी जगह पड़ती है बड़ापल नाम से एक जगह पड़ती है, वहां पर होती है। अच्छा, इसमें बात करेंगे हम, तो ये जो सेम समस्या है, ये तो हमने समस्या बता दी, जबकि बताना क्या चाहिए, समाधान। समस्या बता दी, जबकि बताना क्या चाहिए, समाधान। तो इस सेम समस्या से निपटने के लिए समाधान जो है वो क्या है, समाधान कौन सा होगा, तो इसमें सबसे पहले समाधान होगा, इस समस्या से निपटने के लिए अधिक से अधिक यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाना। इस समस्या से निपटने के लिए अधिक से अधिक यूकेलिप्टस, जानते हो आप इसको, सफेदा के वृक्ष लगाना। हनुमानगढ़ में है योजना, ठीक है। तो हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये सेम समस्या उत्पन्न हो गई, फसल हो ही नहीं रही बिल्कुल, ठीक है, स्टोर नहीं हो रहा। अच्छा, ये आपके यहाँ भी देखी होगी आपने, समस्या देखी है क्या कभी, गांव से कौन कौन बिलोंग करता है। अच्छा, खेती किस किस के पास है आप लोगों के पास, कभी ऐसा देखा है आपने, खेती में बोलते हैं अपने यहाँ मोस्टली कि तेलिया पानी फिरगो, या की वजह से पानी नीचे न जा रहा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं तेलिया पानी, मतलब जिप्सम की जो समस्या उत्पन्न हो जाती है, वहाँ पानी ऊपरी परत पे रह जाता है। वृक्ष मतलब जो फसल होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, गेहूँ की फसल तो बहुत ही छोटी रह जाती है, मिट्टी जो है कठोर हो जाती है, ठीक है, पानी नीचे नहीं जा पाएगा तो मिट्टी कठोर होगी। बरसातों में कभी देखना, जब बरसात हो और आप किसी सड़क के किनारे से निकल के जाएं तो बहुत से खेत ऐसे मिलेंगे, मोस्टली बारिश तो पूरे एरिया में हुई होगी, लेकिन कुछ खेत ऐसे मिलेंगे जहां पानी खत्म हो चुका होगा, जो पानी नीचे चला गया होगा, लेकिन कुछ खेत ऐसे मिलेंगे जहां पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो उसमें ही पानी क्यों भरा हुआ है, जबकि बगल वाले खेत का पानी नीचे चला गया, कारण क्योंकि वहां पर सेम समस्या उत्पन्न है, क्योंकि वहां पर कैसी, तेलिया पानी बोलते हैं उसको, एक तरह से एक परत जम गई है, किसकी, जिप्सम की, जिसके कारण पानी नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम सेम समस्या। उससे निपटने के लिए उसमें बीच में नहीं, किनारे किनारों पर क्या लगा देंगे हम, सफेदा के जिप्सम लगाएंगे, सफेदा यानी यूकेलिप्टस के पेड़ लगा देंगे, और यूकेलिप्टस के पेड़ वाले खींच देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको भूमि को उपजाऊ करना होता है तो आपने ढैंचा का नाम सुना, ढैंचा, हाँ, ढैंचा इतना बड़ा करते हैं लोग, और उसको उसी खेत में फिर जुताई करवा देते हैं, उससे उसकी क्या है, पैदावार में वृद्धि होती है, मतलब उसकी उपजाऊपन बढ़ जाता है, ठीक है। ये है सेम समस्या, और ये है सेम समस्या का
समाधान लिखिए। ये मरुस्थल में ही उत्पन्न होती है। हाँ तो फसल क्यों ना होवे, खेती कौन सी होती है, खरीफ की, मोटा अनाज, खड़ीन लिखाई ना है, खड़ीन मैंने खड़ीन कृषि लिखाई थी ना। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा कौन सी झीलों से पानी लिया जाता है, पलाया झील, ठीक है। और मैंने बताया भी था थल्ली किसे कहते हैं और पल्ली किसे कहते हैं। थल्ली मतलब उठा हुआ भाग मरुस्थल का, और पल्ली मतलब निचला निम्न भूमि, और निम्न भूमि में यदि भर गया पानी तो बन गई झील पलाया, और उस पलाया झील में से की जाएगी खेती, तो वो खेती कहलाएगी खड़ीन। और जो खड़ीन की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। और पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो खड़ीन की जाएगी उसमें फसल मोटा अनाज उगाया जाता है, जिसमें क्या हो सकते हैं आपके ज्वार, बाजरे, मक्का। यूकेलिप्टस सफेदा।